क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हर किसी को अपनी बातों में फंसा लेता है, जो बिना गुस्सा किए, बिना जोर डाले आपको वह करवा लेता है जो वह चाहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार आपके दिमाग से खेल क्यों जाते हैं? क्यों आप मना नहीं कर पाते? क्यों आप ना नहीं कह पाते? और कैसे कोई आपकी सोच को धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में कर लेता है बिना आपको एहसास कराए? अगर इन सवालों ने कभी भी आपके दिल और दिमाग को छुआ है तो यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आंख खोल देने वाला सच है जिससे बचना भी जरूरी है और समझना उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब तक आप दूसरों की चालें नहीं पहचानोगे आप खुद कठपुतली बने रहोगे। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है जानने का कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और सबसे जरूरी, कैसे इससे खुद को बचाया जा सकता है। तो बैठ जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकता है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम जैसे उनकी मर्जी से जी रहे हैं। कभी कभी तो हमें खुद समझ नहीं आता कि हम अपनी मर्जी से कोई फैसला ले भी रहे हैं या नहीं। यही है डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत, दूसरों के मन को बिना जाहिर किए कंट्रोल करने की कला। सोचो, ऑफिस में एक साथी हमेशा तुम्हें अपनी मदद करने को कहता है, तुम बार बार मना भी नहीं कर पाते क्योंकि वो तुम्हारी तारीफ कर देता है या गिल्ट फील करवा देता है। तुम ही तो हमेशा सबसे ज्यादा समझदार हो। तुमने कभी गौर किया है, यह सिर्फ एक लाइन नहीं होती, यह एक मैनिपुलेशन होती है। डार्क साइकोलॉजी की पहली सीढ़ी है मैनिपुलेशन। जब कोई इंसान दूसरों की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को छुपे तौर पर अपने फायदे के लिए बदलने लगता है। कई बार यह बड़ा सेटल होता है, जैसे टीवी एड्स जो हमें यह महसूस करवाते हैं कि अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो हमारी लाइफ अधूरी है। यही है डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत, दूसरों के मन को बिना जाहिर किए कंट्रोल करने की कला। सोचो, ऑफिस में एक साथी हमेशा तुम्हें अपनी मदद करने को कहता है, तुम बार बार मना भी नहीं कर पाते क्योंकि वो तुम्हारी तारीफ कर देता है या गिल्ट फील करवा देता है। तुम ही तो हमेशा सबसे ज्यादा समझदार हो। तुमने कभी गौर किया है, मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिश्तों में, दोस्तों में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। एक दोस्त जो हमेशा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुनाता है लेकिन तुम्हारी कभी नहीं सुनता, वो तुम्हारे सिंपैथी को इस्तेमाल कर रहा है और धीरे धीरे तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। परसुएशन और माइंड कंट्रोल इसके अगले पड़ाव हैं। जब कोई तुम्हारे ऑप्शंस को सीमित कर देता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे, अब चॉइस बचती ही कहां है। और यही है माइंड कंट्रोल, जहां इंसान खुद यह सोचने लगता है कि वो जो कर रहा है वो उसका खुद का डिसीजन है। सोचो, एक बच्चा जो अपनी मम्मी पापा की फाइट्स देखता है और फिर वही पैटर्न अपनी फ्यूचर रिलेशनशिप्स में दोहराता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसका बिहेवियर मैनिपुलेट हुआ है उसके पास्ट एक्सपीरियंस से। हमारे दिमाग में ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी फीलिंग्स और डिसीजंस हमारे अपने हैं, लेकिन वो किसी और के प्लांटेड सीड्स होते हैं। और यही होती है डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक चाल। सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है और आपको एहसास तक नहीं होता। अब सवाल उठता है, ऐसे में हम करें क्या? कैसे पहचानें कि हमारे साथ मैनिपुलेशन हो रहा है? देख, जिंदगी में हम सब कभी ना कभी ऐसे लोगों से टकराते हैं जो बड़े प्यार से सिंपैथी दिखाकर या गिल्ट दिलाकर हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहले खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना शुरू कर, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो मेरी अपनी सोच है या किसी और ने मेरे मन में यह बात डाल दी है? अगर कभी कोई इंसान तुझसे बार बार वही काम करवा रहा है जो तू नहीं करना चाहता और तू फिर भी गिल्ट में आकर कर रहा है, तो समझ ले भाई, वहां कुछ गड़बड़ है। तू इमेजिन कर, कोई तुझसे कहे, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा। अब यह सुनकर तू कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं सेल्फिश हूं अगर मैंने मना कर दिया? बस यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन की एंट्री। और इसे रोकने का तरीका है पॉज लेना, ऑब्जर्व करना और खुद से पूछना, क्या मैं यह डिसीजन फियर, गिल्ट या प्रेशर की वजह से ले रहा हूं? अगर हां तो फिर क्लियरली देख, ये तेरी चॉइस नहीं, किसी और की चाल है। ये अवेयरनेस ही पहला कदम है डार्क साइकोलॉजी से बाहर निकलने का। जब तू जान जाएगा कि तुझे गिल्ट दिलाया जा रहा है, सिंपैथी का यूज हो रहा है या तू बिना वजह बार बार खुद को जस्टिफाई कर रहा है, तो धीरे धीरे तुझे कंट्रोल करना बंद हो जाएगा। और भाई, एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुझसे सच्चा रिश्ता रखता है वो तुझे कभी कंट्रोल नहीं करेगा।
चैप्टर 2, मानसिक हेरफेर की कला और उसका असली चेहरा। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बड़े आराम से दूसरों के विचारों और फैसलों पर असर डाल लेते हैं, और वह भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति मानसिक हेरफेर यानी मैनिपुलेशन की कला में माहिर होता है। मानसिक हेरफेर कोई जादू नहीं है, यह इंसानी दिमाग की गहराई को समझकर उस पर असर डालने का तरीका है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई आपके सामने आपकी ही सोच को ऐसे पलट दे कि आप वही करें जो वह चाहता है, और आपको लगे कि यह आपका ही निर्णय था। जैसे आप किसी दोस्त के कहने पर एक महंगा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बड़ी सफाई से आपकी जरूरत और डर का इस्तेमाल किया। इस हेरफेर का एक बड़ा हथियार होता है गिल्ट ट्रिप यानी अपराध बोध का बोझ डालना। सोचिए, जब कोई कहता है मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा और तुम मुझे ही अनदेखा कर रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को गलत मानने लगता है, भले ही उसने कुछ भी गलत ना किया हो। यह मानसिक नियंत्रण का सबसे आसान और आम तरीका है। इसी तरह गैस लाइटिंग एक और गहरा हमला है। इसमें इंसान को ही अपने होशो हवास पर शक होने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको याद है कि लाइट आपने बंद की थी, लेकिन कोई आपको बार बार कहे कि तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। इस तकनीक से इंसान की आत्मविश्वास की नींव हिला दी जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज है सचेत रहना। जब भी कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, आपको दोषी महसूस करवा रहा हो, या बार बार खुद को सही साबित कर रहा हो और आपकी सोच को गलत बता रहा हो, तो वहां रुकिए और सोचिए। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। हर रिश्ते में कुछ हेल्थी बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। अगर कोई बार बार उन सीमाओं को पार करता है तो यह खतरे की घंटी है। तीसरी चीज, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना। जब आप खुद को और अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तो कोई और उन्हें आसानी से मोड़ नहीं सकता। एक आखिरी बात, हेरफेर करने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर नहीं दिखेगा। कई बार वो आपके सबसे करीबी लोगों में से हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन बिना डर के, क्योंकि डर भी तो उन्हीं का हथियार होता है। चैप्टर 3, भावनात्मक नियंत्रण। जब दिल को मोहरा बना लिया जाए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जज्बातों से ऐसे खेलते हैं जैसे वह कोई खेल हो, और सबसे खास बात यह होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनके खेल में मोहरे बन चुके हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनात्मक नियंत्रण कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, यह तो एक मीठा जहर होता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला आपकी हर बात मानता है, आपकी तारीफ करता है, आपको स्पेशल फील कराता है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपके फैसलों पर हावी होने लगता है, आपकी भावनाओं को गिल्ट और फियर के जरिए घेरने लगता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई बार बार आपसे कहे कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम यह करोगे, तो वह असल में आपके प्यार का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। इसमें प्यार की सच्चाई कम और नियंत्रण की भावना ज्यादा होती है। ऐसे लोग अक्सर एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले तो आपको मानसिक रूप से निर्भर बना देते हैं, फिर आपकी कमजोरी पकड़ते हैं, और जब आप पूरी तरह इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके होते हैं, तब आपकी इच्छाओं, फैसलों और सोच पर कब्जा कर लेते हैं। एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए। एक ऑन ऑफिस में काम करने वाला इंसान जिसका बॉस हर बार कहता है तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा करता हूं, बाकी तो कुछ नहीं करते। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही इंसान ओवरटाइम के लिए मजबूर कर देता है बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के, और एम्प्लॉय को लगता है कि अगर उसने मना किया तो बॉस को बुरा लग जाएगा। यही है सेटल मैनिपुलेशन। अब सवाल उठता है, इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले स्वस्थ आत्मसम्मान बनाए रखें। जब आप खुद की वैल्यू पहचानते हैं तो कोई और उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दूसरा, भावनात्मक सीमाएं तय करें। अगर कोई बार बार गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए आपको कंट्रोल कर रहा है तो वहां एक क्लियर नो कहना सीखिए। तीसरा, इंटेंशन को पहचानिए। अगर कोई सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए तो यह जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोषी महसूस ना करें। दूसरों के इमोशंस की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको अधिकार है कि आप ना कह सकें बिना किसी अपराध बोध के।
क्योंकि जब आप अपने जज्बातों को समझते हैं, पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी आप दूसरों को उनकी डोर थामने से रोक सकते हैं। चौथे चैप्टर, नियंत्रण और मैनिपुलेशन के मनोवैज्ञानिक टूल्स। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि वह जोर से चिल्लाते हैं या खुलकर हुक्म चलाते हैं, बल्कि वह बड़ी चुपचाप, बड़े शांत तरीके से अपने मकसद पूरे कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं मैनिपुलेशन थ्रू साइकोलॉजिकल टूल्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या यहां तक कि कोई साथी भी हमें गिल्ट फील करवाता है। जैसे अगर हमने उनकी कोई बात नहीं मानी तो हम गलत इंसान बन जाते हैं। वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, कहते हैं मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया और अब जब मुझे जरूरत है तो तुमने साथ नहीं दिया। और बस हम खुद को बुरा समझने लगते हैं, चाहे हमने कुछ भी गलत ना किया हो। ये जो गिल्ट का टूल है, ये बहुत पावरफुल होता है। जब कोई इंसान बार बार यही स्ट्रेटेजी अपनाता है तो सामने वाला अपनी बाउंड्रीज भूल जाता है। अब चाहे वो इंसान रिश्ते में हो या ऑफिस में, गिल्ट और ऑब्लिगेशन से मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। इसी के साथ आता है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें सामने वाला इंसान आपकी रियलिटी को ही क्वेश्चन करता है। मान लीजिए आपने किसी इंसान से कहा कि उसकी बातों से आपको बुरा लगा, तो वह पलटकर कहता है तुम्हें हर बात में बुरा लगता है, तुम तो ओवरथिंक करते हो, और धीरे धीरे आप खुद को ही डाउट करने लगते हैं। यही है गैस लाइटिंग, जहां इंसान को यह भरोसा ही नहीं रहता कि वह जो सोच रहा है वह सही है या नहीं। इसके अलावा एक और सरल तरीका होता है ट्रायंगुलेशन। यह तब होता है जब कोई इंसान दो लोगों के बीच कंपैरिजन या कंपटीशन क्रिएट करता है ताकि कंट्रोल बना रहे। जैसे अगर बॉस बार बार कहे कि देखो वो वाला कर्मचारी कितना अच्छा काम करता है, तुम भी थोड़ा सीखो, तो इससे एक दबाव बनता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है। यह भी एक मैनिपुलेशन का तरीका है, लेकिन सवाल यह है कि हम इससे बचें कैसे। सबसे पहले हमें खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना होगा। जब भी कोई आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? क्या मेरी बाउंड्रीज सही है? और अगर जवाब हाँ है तो उस गिल्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है तो आप उसमें फंसने से बच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है तो वह वैलिड है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। आप अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझिए। कंट्रोल और मैनिपुलेशन के यह टूल्स एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप इन्हें पहचानना शुरू कर देंगे तो आप इनसे बाहर निकलने की ताकत भी जुटा लेंगे। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रिगर्स, उनका खेल और उनसे बचाव। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपकी बातों पर जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्बड हो जाए। जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात कह दी और आप भीतर तक हिल गए। जैसे गिल्ट, शेम या एंगर अचानक से दिल दिमाग पर छा जाए। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगरिंग। और यही होता है डार्क साइकोलॉजी का अगला हथियार, इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो शायद बचपन से, पुराने रिश्तों से या किसी खराब अनुभव से जुड़े होते हैं। किसी को रिजेक्शन से डर लगता है, किसी को अपमान से और किसी को अकेले छोड़े जाने का। जब कोई इंसान इन डर और जख्मों को पहचान लेता है और फिर जानबूझकर वहीं चोट करता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी रिश्ते में आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं या आप में कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। वो इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज को पहचान चुका होता है और अब वो उन्हें यूज कर रहा होता है, आपके डिसीजंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए। इमोशनल ट्रिगर्स का खेल सबसे ज्यादा काम करता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर चुका होता है। यानी वो पहले तो आपको बहुत खास महसूस कराता है और फिर उसी खास कनेक्शन को तोड़ने या उसका डर दिखाकर आपको मैनिपुलेट करता है। अब सवाल उठता है, हम इससे कैसे बचें? सबसे पहली बात, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। खुद से ईमानदारी से पूछिए कि कौन सी बातें या कौन से टोन आपको हर्ट करती हैं और क्यों करती हैं। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप पहचान सकेंगे कि कब कोई इंसान आपकी इमोशन से खेल रहा है। दूसरी बात,
जब भी कोई आपकी फीलिंग्स को छोटा करके या उसे एग्जैजरेट करके पेश करे तो एक कदम पीछे लीजिए, एक पॉज लीजिए, क्योंकि अक्सर मैनिपुलेशन वहीं काम करता है जहां हम इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इस गेम में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जब आप शांत रहते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं, तो सामने वाले का कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। और हाँ, बाउंड्रीज बनाना सीखिए। अगर कोई इंसान बार बार आपकी कमजोरियों पर वार करता है तो उस रिश्ते में एक एक हेल्थी दूरी जरूरी हो जाती है। आप ये समझ लीजिए कि आपका पीस, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इमोशनल हेल्थ किसी भी मैनिपुलेशन से कहीं ज्यादा कीमती है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे सरल रूप यही इमोशनल ट्रिगर्स हैं, जो दिखते नहीं लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। लेकिन जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप सिर्फ बचते नहीं बल्कि स्ट्रांग भी होते जाते हैं। चैप्टर 6, गैस लाइटिंग। जब आपको ही आपकी सोच पर शक होने लगते हैं, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो संभल जाइए। हो सकता है आप गैस लाइटिंग के शिकार हो रहे हो। गैस लाइटिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें सामने वाला इंसान आपकी रियलिटी को धीरे धीरे डिस्टॉर्ट करता है। यानी वो आपको इस हद तक कंफ्यूज कर देता है कि आप अपनी ही मेमोरी, अपनी सोच और अपने इमोशंस पर शक करने लगते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर किसी रिश्ते में बार बार गलती करता है, झूठ बोलता है या आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, और जब आप उसे टोकते हैं तो वह जवाब देता है, तुम तो हमेशा ड्रामा करती हो, या मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ भी सीरियस ले लेती हो। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद वाकई मेरी ही गलती है, और यही तो उसका मकसद था, गैस लाइटिंग। धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। आप खुद को ही नहीं समझ पाते कि आपकी सोच सही है या नहीं, और यही वो जगह है जहां सामने वाला पूरी तरह से आपको कंट्रोल करने लगता है। असल में यह टेक्निक इसीलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। इसमें सामने वाला इंसान बड़ी सफाई से मीठी मीठी बातों में लपेटकर आपको आपकी सच्चाई से दूर ले जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात, तुम्हारी जड़ पर विश्वास करो। अगर बार बार आपको यह महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत है, तो बहुत मुमकिन है कि सच में कुछ गलत है। आपकी गट फीलिंग कभी कभी सबसे सही संकेत देती है। दूसरी बात, अपने एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट कीजिए। यानी अगर आपने कुछ महसूस किया, देखा या सुना है तो उसे अपने मन से ना हटाइए सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा उसे नकार रहा है। तीसरी बात, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको सच्चा फीडबैक दें, जो आपकी बातों को सुने और समझें। जब आप इमोशनली सेफ लोगों से घिरे होते हैं तब आप मैनिपुलेशन को जल्दी पहचान पाते हैं। और आखिर में अपने आप से यह कहने की आदत डालिए, मेरी फीलिंग्स वैध हैं, जो मैंने महसूस किया वह सच है। ये छोटा सा अमेशन ही आपको गैस लाइटिंग के मेज से बाहर निकलने की ताकत दे सकता है। डार्क साइकोलॉजी का यह तरीका जितना सॉफ्ट लगता है उतना ही गहरा असर डालता है, लेकिन जब आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 7, लव बमिंग। जब प्यार हथियार बन जाता है। सोचिए कोई इंसान अचानक आपकी जिंदगी में आता है और आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया। वो इंसान आपको बार बार कॉम्प्लीमेंट देता है, हर वक्त आपकी फिक्र करता है, हर दिन प्यार भरे मैसेजेस भेजता है और कहता है कि उसने आप जैसा कोई कभी नहीं देखा। आप खुद को बहुत स्पेशल महसूस करते हैं, मानो किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा बन गए हों। लेकिन क्या यह सब सच में प्यार है या कोई चाल? इसी को कहते हैं लव बमिंग। एक ऐसा तरीका जिसमें कोई इंसान आपको प्यार के जरिए इमोशनली ट्रैप करता है। शुरुआत में यह सब बहुत मैजिकल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसी इंसान का बर्ताव बदलने लगता है। वो आपको गिल्ट फील कराने लगता है, आपकी पर्सनल स्पेस में दखल देता है और धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लव बॉम्बिंग में सबसे ट्रिकी बात यही होती है कि इसकी शुरुआत में कुछ भी गलत नहीं लगता। आपको लगता है कि आपको कोई सच में बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा होता है। यह डिपेंडेंसी ही उसके कंट्रोल का रास्ता बनती है। अब यह कैसे समझें कि प्यार सच्चा है या लव बॉम्बिंग? अगर कोई इंसान आपको वक्त दे रहा है, प्यार कर रहा है, यह अच्छी बात है। लेकिन अगर वह हर समय आपको इमोशनली ओवरवेलम कर रहा है, बार बार यह जताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है या मैं ही हूं जो तुम्हें समझ सकता हूं, तो थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। असली प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। वो आपको समय और स्पेस देता है। वो आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहता है, ना कि आप पर अपनी पकड़ मजबूत करना।
लव बॉम्बिंग में शुरुआत के प्यार भरे जेस्चर्स का मकसद होता है मैनिपुलेशन, और जब आप उसके झांसे में आ जाते हैं तब असली खेल शुरू होता है। फिर सामने वाला आपको गिल्ट में डालता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है और आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। रियल लाइफ में भी कई लोग ऐसे मिलते हैं, दोस्त, पार्टनर या यहां तक कि परिवार के सदस्य, जो किसी न किसी रूप में लव बॉम्बिंग करते हैं। जरूरी नहीं कि यह हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात, किसी भी नए रिश्ते में थोड़ी समझदारी जरूरी है। अगर कोई इंसान शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर ऑब्जर्व कीजिए। दूसरी बात, अपने आप को यह याद दिलाइए कि आपका सेल्फ वर्थ किसी और के अटेंशन से तय नहीं होता, आप खुद में पूरे हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बाउंड्रीज बनाइए। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है, भले ही वह मीठे शब्दों में कर रहा हो, तो उसे रोकना आपका हक है। डार्क साइकोलॉजी के इस तरीके को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि यह प्यार की शक्ल में आता है। लेकिन जब आप सच्चे और नकली प्यार में फर्क करना सीख जाते हैं, तब आप खुद को इस इमोशनल ट्रैप से बचा सकते हैं। चैप्टर 8, गैस लाइटिंग। जब सच पर शक होने लगता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ महसूस किया, किसी बात को लेकर आप परेशान थे, लेकिन सामने वाला आपको ही कहने लगा, तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और धीरे धीरे आप अपने ही इमोशंस, अपनी ही मेमोरी और अपने ही लॉजिक पर डाउट करने लगते हैं। अगर हां, तो आपको शायद गैस लाइटिंग का शिकार बनाया गया है। गैस लाइटिंग एक ऐसा मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें कोई इंसान आपको यह महसूस करवा देता है कि आप गलत हैं, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। वो आपकी इमोशंस, आपकी बातों और आपकी रियलिटी को बार बार चैलेंज करता है, ताकि आप अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दें और सिर्फ उसी की बातों को सच मानने लगे। सोचिए, एक रिश्ता जहां हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो सामने वाला कहता है, तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम हर बात में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हो, या मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। जबकि आप क्लियरली याद कर सकते हैं कि उसने क्या कहा था। धीरे धीरे आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे शायद वो बात गलत समझ आई। और यही होता है गैस लाइटिंग का सबसे खतरनाक असर, यह आपकी खुद की सोच पर असर डालता है। रियल लाइफ में यह सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होता, ये फैमिली में, दोस्ती में, यहां तक कि वर्क प्लेस में भी देखने को मिलता है। जैसे बॉस कहे, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं थे, जबकि आपने क्लियरली ईमेल पढ़ा था, या कोई दोस्त बार बार आपकी बातों को एग्जाज कहकर टाल दे। गैस लाइटिंग आपको मानसिक रूप से थका देता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके तर्क सब बेकार हैं, और यही देखकर मैनिपुलेटर को मिलती है ताकत। तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले अपनी रियलिटी को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात ने दुखी किया तो वो इमोशन वैलिड है। अगर आपको किसी की बात याद है तो उसे अपने ऊपर शक करके मत काटिए। दूसरी बात, जर्नलिंग या किसी क्लोज दोस्त से बात करना। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं या किसी न्यूट्रल इंसान से शेयर करते हैं तो आप दोबारा क्लैरिटी महसूस करते हैं। तीसरी बात, बाउंड्रीज बनाना। अगर कोई बार बार आपकी बातों को इनवैलिडेट कर रहा है तो उसके सामने असर्टिवली बोलिए, मैंने जैसा महसूस किया वो मेरे लिए सच है, चाहे आप उसे माने या नहीं। और सबसे जरूरी बात, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। अगर किसी इंसान के साथ रहते हुए आप बार बार कंफ्यूज्ड, लॉस्ट या गिल्ट में महसूस करते हैं तो वह रिलेशनशिप सही नहीं है। गैस लाइटिंग का असर डीप होता है, लेकिन जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं। खुद पर भरोसा करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, यही पहला कदम है इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बाहर आने का। चैप्टर 9, भावनात्मक काला धमकी। जब प्यार की आड़ में डर बिठाया जाता है। कभी आपने सुना है किसी को कहते हुए, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा, या फिर मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और अब तुम यह भी नहीं कर सकते मेरे लिए। अगर हां, तो यह है इमोशनल ब्लैकमेल, एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मैनिपुलेशन टूल। इमोशनल ब्लैकमेल में इंसान आपको गिल्ट, फियर या ऑब्लिगेशन की फीलिंग देकर कंट्रोल करता है। वो अपने दर्द, सैक्रिफाइस या प्यार का इस्तेमाल इस तरह करता है कि आपको मजबूर होना पड़े उसकी हर बात मानने के लिए, वरना आप खुद को बुरा इंसान मानने लगते हैं। अब जरा सोचना, कोई करीबी दोस्त हो जो हर बार आपकी ना सुनकर
इमोशनली टूटने का नाटक करे, या कोई पार्टनर जो बार बार बोले कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, कि तुम नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगा। तो ऐसे में क्या आप हाँ कह रहे हैं? प्यार में या सिर्फ गिल्ट में? असल में इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे बड़ा हथियार होता है इमोशनल मैनिपुलेशन के नाम पर प्यार जताना। सामने वाला कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हो, अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और धीरे धीरे आप उसकी हैप्पीनेस के जिम्मेदार खुद को समझने लगते हैं। यह तकनीक देखने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आपको गिल्ट महसूस करवाकर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है। और जब भी आप अपने लिए कोई बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं तो गिल्ट ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले प्यार और कंट्रोल में फर्क समझना जरूरी है। जो प्यार होता है वह आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी बाउंड्रीज मानता है, लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेल होता है वो आपको डराकर, गिल्ट देकर इमोशनल टॉर्चरस से कंट्रोल करता है। दूसरी बात, नो कहना सीखना। अगर कोई बार बार गिल्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो अपनी बात साफ और रिस्पेक्टफुली कहिए, मुझे आपकी फीलिंग समझ में आती है, लेकिन मैं अपने लिए यह डिसीजन ले रहा हूं। तीसरी बात, अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करना। अगर किसी की बात आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है तो उस पर्सन से थोड़ी दूरी बनाना जरूरी हो जाता है, चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना हो। इमोशनल ब्लैकमेलक पीछे छिपी होती है इनसिक्योरिटी और कंट्रोल की चाहत। लेकिन जब आपको होकर अपने इमोशंस को समझते हैं, अपने डिसीजन को रिस्पेक्टफुली जस्टिफाई करते हैं, तो आप इस इमोशनल ट्रैप से निकल सकते हैं। कभी भी किसी को यह ताकत मत दीजिए कि वह आपके गिल्ट या डर के जरिए आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ ले। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन की पूरी कहानी। एक ऐसा आईना जिसमें इंसानों की छुपी हुई चालें, मन के सबसे गहरे कोने और रिश्तों के पीछे छिपी साइकोलॉजी को साफ देखा जा सकता है। शायद इस पूरी जर्नी में आपने भी खुद को भी कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी एक मैनिपुलेटर के रूप में तो कभी एक विक्टिम के तौर पर। लेकिन असली मकसद यह नहीं है कि हम डर जाएं इन टेक्निक सेट से, बल्कि यह है कि हम जागरूक बने, समझे कि कब कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है और कब हमें खुद अपने भीतर झांककर चीजों को ठीक करने की जरूरत है। मैनिपुलेशन से बचने का पहला कदम है अवेयरनेस, और आपने वो पहला कदम अभी अभी लिया है। अब समय इस ज्ञान अपने जीवन में उतरने का। रिश्तों में बाउंड्रीज बनाइए, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचानिए और हर उस टेक्निक को समझिए जो आपके मन को चुपचाप कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको यह ऑडियो बुक सीरीज वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल ऑडियो बुक विद राम चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ सुनाई ही नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए अपने मन को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी सोच को आजाद रखिए। धन्यवाद।